प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जन्म होता है जातक का आषाढ़ माह में, कृष्ण चतुर्दशी। ये थोड़ा कमज़ोर है। और वर्षा ऋतु शनिवार को जन्मे हैं और वार के अधिपति शनि ही होते हैं। सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। जन्म कुंडली के केंद्र में ही शनि, मंगल, राहु, केतु, राहु, शनि, मंगल। शनि की दृष्टि मंगल पे, मंगल की दृष्टि शनि पे। मैंने इस पे एक बार नहीं बहुत बार ये बात कही है कि जब कभी भी शनि और मंगल की दृष्टि एक दूसरे पर पड़ जाती है तो वो व्यक्ति के जीवन को उत्थान और पतन दोनों ही दिखाती है। इसके काम प्रायः दूसरों के कारण बिगड़ते रहते हैं। गलती करे कोई और, भुगतना जातक को पड़ता है। इस वजह से सावधान रहना चाहिए। कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं। यहाँ पे ये चंद्रमा कई प्रकार के दोषों को देने वाले भी हो जाते हैं, जिसमें व्यक्ति का मन, बुद्धि, चित्त, व्यवस्था गड़बड़ाने लगती है। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, आलस्य, प्रमाद, कुंठा, प्रवृत्ति, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं गड़बड़ होती रहती हैं या व्यक्ति इनसे सना हुआ रहता है। इसको ठीक करने के लिए भगवान बजरंगबली की पूजा और कुशा की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। साथ ही साथ ओम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है, इस वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ। पुष्य नक्षत्र बलवान नक्षत्र है। इस जातक के इस नक्षत्र में जन्मे जातक वैसे बीमार नहीं पड़ते, पर जब कभी भी बीमार पड़ते हैं तो उन्हें मजबूत बुखार लगता है, तीव्र बुखार ऐसा। और बाकी वैसे कोई गंभीर लंबी बीमारी नहीं है। पुष्य नक्षत्र ये बहुत अच्छी बात है। सिद्धि योग, यहाँ व्यक्ति कोई भी काम करता है तो उसमें सिद्ध होता है। ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति अपने हिसाब से बहुत अच्छा है, पर जैसे ही वो अपनी तुलना समाज के किसी अन्य वर्ग से करने लगता है तो उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जन्म कुंडली में ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण दाम्पत्य ठीक है, विवाह में कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। पर हाँ, निश्चित रूप से विवाह लंबा चले उसके लिए कुंडली मिला करके ही विवाह करना होगा। वैसे केंद्र में गुरु और केंद्र में शनि इस मंगल दोष को भंग कर दे रहे हैं, लेकिन जरा ध्यान से देखेंगे तो चतुर्थ स्थान पे शनि मंगल का प्रभाव है, चतुर्थेश के ऊपर राहु शनि का प्रभाव है। इस वजह से घर में कलह का वातावरण और कई बार धर्म को समझ ना पाना, ब्राह्मणों का अनादर कर देना, माता पिता का अनादर कर देना, घर में कलह का वातावरण प्रायः मचा रहता है। सिर्फ धन होने से घर में शांति कभी नहीं होती। घर में शांति के लिए ग्रंथों के अनुरूप दिनचर्या और धर्मशास्त्र के आधार पर दान, पुण्य, पूजा पाठ आदि होते रहना चाहिए। आइए अब आपकी कुंडली में मैं लेके आता हूँ। इस कुंडली में थोड़ी सी परेशानी जरूर है, क्योंकि हर जगह शनि मंगल का संबंध कहीं ना कहीं बन रहा है। जैसे द्वितीय भाव में शनि नवमांश में, यहाँ पे शनि जो है वो शुक्र बुध के साथ यहाँ पे बैठे हैं, इस वजह से अच्छी बात है। दशमांशा क्षेत्र तो इस कुंडली का बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन केंद्र के खाली होने के कारण दशमांशा क्षेत्र यानी कि करियर का क्षेत्र कमजोर भी हो रहा है। दशमांशा क्षेत्र थोड़ा कमजोर है क्योंकि केंद्र खाली है। नवांशा कमजोर है क्योंकि शनि मंगल राहु केतु। इस कुंडली को थोड़े से बल की आवश्यकता होगी। बजरंगबली की पूजा, हनुमान जी के 12 नामों का प्रतिदिन स्मरण, सूर्य को अर्घ, मांसाहार का त्याग, बहुत ज़्यादा तीखा चटपटा मसालेदार भोजन न करना आदि चीज़ें करनी होंगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो गड़बड़ी भी हो जाएगी, क्योंकि केंद्र में शनि मंगल राहु केतु जब बैठ जाते हैं तो कई बार व्यक्ति को उसके जीवन में माता पिता से कष्ट, माता पिता को कष्ट, माता पिता के बुद्धि के कारण कष्ट, ये सब परिवार में एक विषम माहौल बनता रहता है। एजुकेशन इस कुंडली की समस्याओं के साथ रहेगी, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी अमावस्या दोष के शिकार हो रहे हैं। यहाँ पे नौकरी वगैरह के प्रभाव में कमजोरी होगी। व्यक्ति को व्यवसाय करना पड़ता है या चाकरी करनी पड़ती है, नौकरी करनी पड़ती है। इस कुंडली में गुरु मंगल का शिक्षकीय योग तो बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके साथ अगर आपकी कुंडली में देखते हैं तो काफ़ी हद तक व्यक्ति के जीवन में थोड़ी बहुत अभी परेशानी का माहौल चल रहा है, और अभी सिर्फ
पढ़ाई पे ध्यान देने की दशा चल रही है। बुध की दशा चल रही है। बुध में शुक्र का अंतर चल रहा है। 2026 के जून के बाद बुध में सूर्य आ जाएंगे। ये भी कोई खराब नहीं है। लग्न के अधिपति का सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देखना आयु संपन्न बनाते हैं। द्वितीय भाव के अधिपति का द्वितीय भाव को देखना धन संपन्न बनाते हैं। तृतीय भाव के अधिपति का चतुर्थ स्थान में बैठना, गुरु से दृष्ट होना, छोटे भाई बहनों से मतभेद नहीं होता, वहाँ पे शांति दिखाई देती है। पंचम भाव के अधिपति का छठवें भाव में जाना धन देता है और कई बार ऋण में ग्रसित करता है और कई बार दारिद्र्य भी जीवन में दिखा देता है। छठवें भाव में ये जो अमावस्या दोष बना है ये ठीक नहीं होता। इस कारण से व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है या छोटी मोटी परेशानियां उसके जीवन में बनती रहती हैं। सूर्य और चंद्रमा के अमावस्या दोष के कारण जीवन में विषम परिस्थितियों का निर्माण होता रहता है और प्राय मैंने पूर्व में कहा था दूसरों की गलती का खामियाजा इस जातक को भुगतना पड़ता है। छठवें भाव के अधिपति छठवें भाव में बैठे पर अमावस्या दोष के कारण आश्रित्य चंद्रस्य बला बलानी ग्रह प्रेक्षंत शुभा शुभानी का अर्थ सिद्धांत कहता है कि चंद्रमा अगर अस्त हो या स्वग्रही ही क्यों ना हो। मैंने अभी कल परसों ही आप लोगों को एक कार्यक्रम में बात बताई थी अपने मेन चैनल पे कि चंद्रमा अगर उच्च के हैं और अगर वो सूर्य के समीप बैठे हैं, सूर्य से निकट हैं, अस्त हो जा रहे हैं, तो उस उच्च के चंद्रमा का भी कोई फल नहीं मिलेगा। अगर चंद्रमा नीच के हैं लेकिन पूर्णिमा के हैं, पक्ष बल से मजबूत हैं, तो वो चंद्रमा संपूर्ण परिणाम देने वाले हो जाते हैं। तो यहाँ चंद्रमा अपनी राशि के बैठे तो हैं लेकिन अमावस्या दोष से ग्रसित हो रहे हैं और छठवें भाव में बैठे हैं। पंचमेश और अष्टमेश के साथ उनकी युति हो रही है। इस वजह से यहाँ पे चंद्रमा का बल कमजोर होगा, जिससे सारे ग्रहों का बल कमजोरी की तरफ बढ़ रहा है। हमें इस कुंडली को बहुत ही सलीके से सावधानी से निपटाने की आवश्यकता होगी। बहुत सावधानी से करियर का चुनाव हो, बहुत सावधानी से दाम्पत्य का चुनाव हो, बहुत सावधानी से मित्रों का चुनाव हो, वात पित्त कफ में गड़बड़ी न हो, नियमित दिनचर्या का पालन हो, इम्यून मजबूत रहे, रक्त वात पित्त कफ इन ये सभी चीज़ों में गड़बड़ी ना हो, क्योंकि चंद्रमा जब कमज़ोर हो जाते हैं तो व्यक्ति के इम्यून को कमज़ोर कर देते हैं। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो जन्म कुंडली में शुक्र शनि और केतु सप्तम भाव में बैठे हैं। शुक्र तो फिर भी ठीक बैठे हैं, जहां विवाह के बाद थोड़े बहुत भाग्योदय के लाभ भी दिख रहे हैं, लेकिन केतु के बैठे होने के कारण पत्नी जो होती हैं वो शंकालु प्रवृत्ति वाली भी आ जाती हैं। ऐसी भी स्थितियां देखने को मिलती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो सप्तम स्थान के अधिपति का छठवें भाव में जाना, छठवें भाव में जाने से विवाह में एक सकारात्मक भाव भी बनता है। कम से कम वो व्यक्ति विवाह को नर्चर करना चाहता है, लेकिन बात यह है कि सामने वाला चाहे तब तो। इस वजह से कई बार ये एक तरफा विवाह टूटने का घर्षण देने लगता है। सप्तम स्थान की स्थिति के आधार पर दो परम मित्र एक साथ बैठे हैं, यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है। मतलब यहाँ पे अच्छी बात है, जहाँ व्यक्ति व्यापार भी कर सकता है और काफ़ी हद तक वो अनुभवी है। और शुक्र जो होते हैं वो व्यक्ति को राजसिक गुणों वाला बना देते हैं, जबकि शनि उसको तामसिक गुणों को वाला बना देते हैं। तो एक राजसिक ग्रह भी देख रहा है और एक तामसिक ग्रह भी देख रहा है। लग्न पे राहु केतु भी तामसिक ही हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि तमस तत्व की प्रधानता जातक के जीवन पे या जातक के व्यक्तित्व पे ज़्यादा है। लग्न पे शनि देख रहे हैं तो आयु से संबंधित तो कोई प्रश्न है नहीं, आयु तो बहुत अच्छा है, पर फिर भी उसमें घर्षण कहीं ना कहीं राहु केतु के कारण बहुत सारी चीज़ें कर लेना, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मुझे ये करना है, क्लियरेंस ना मिले, दाम्पत्य में उतार चढ़ाव रहे, व्यापार में उतार चढ़ाव रहे, मतभेदों से व्यक्ति का जीवन होता है। इस कुंडली की एकमात्र परेशानी है शनि और मंगल का एक दूसरे को देखना। मंगल की चौथी दृष्टि शनि पे, शनि की 10वीं दृष्टि मंगल की। अगर जन्म कुंडली में व्यक्ति के जीवन में जो कोई भी परेशानी आएगी वो सिर्फ शनि और मंगल के कारण आएगी। ये मैंने इतनी बात बता दी। अब जरा ध्यान से देखें तो केंद्र में गुरु बैठे हैं जो लाभेश होकर के बैठे हैं और इस कुंडली के धन भाव के अधिपति होकर के व्यक्ति के पास काम हमेशा ही रहेगा। मतलब वो कभी भी ऐसे बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूँ कि व्यक्ति के जीवन में विषम परिस्थितियाँ बनेंगी और उससे लड़ने के लिए जातक को, उसके माता पिता को हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। सूर्य बैठे हैं आश्लेषा नक्षत्र में, 24 अंश के थोड़े कमज़ोर से हो रहे हैं छठवें भाव में, और नवमांश चक्र में वो रोग देते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में 7 अंश पे, नवांश कुंडली में वो आपको मेहनत कराते हुए नजर आ रहे हैं। मंगल जन्म कुंडली में कृतिका नक्षत्र पे वृष राशि में वायु तत्व अग्नि तत्व के ग्रह होकर के भूमि तत्व की राशि में, नवमांसा चक्र में वो मीन राशि में जा रहे हैं। वो आपको मेहनत वहाँ भी करनी पड़ रही है और कई बार घर में कलह का वातावरण, अच्छी निद्रा का न मिलना भी दिखा रहे हैं। बुधदेव आश्लेषा नक्षत्र में अपने नक्षत्र में बैठे हैं। कर्क राशि में नवमांश चक्र में वो वात पित्त कफ को परेशान करते हुए, पढ़ाई में मतभेद देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जन्म कुंडली के देवगुरु बृहस्पति अनुराधा नक्षत्र में 15 अंश पे बैठे हैं।
सूर्य को देख करके चरित्रवान, चंद्रमा को देख करके यशस्वी, बुध को देख करके कीर्तिमान स्थापित करने वाला बना रहे हैं। धन भाव को देख करके और चतुर्थ भाव के साथ साथ छठवें भाव को देख करके नौकरी कारोबार में उन्नति प्रगति दे रहे हैं। नौमांसा चक्र में वो ग्रह वृश्चिक राशि में बैठ करके बलवान हो जा रहा है वर्ग उत्तम होने के कारण। इस वजह से देवगुरु बृहस्पति के कारण व्यक्ति के जीवन में शुद्धता, धार्मिकता, कर्तव्य परायणता ये सब देखने को मिल जाएंगी। वो गुरु बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं। शुक्रदेव आपकी कुंडली में सप्तम स्थान में नीचा विलासी मघा नक्षत्र में नमांस चक्र में वो ग्रह आपको भवन भूमि वाहन आदि का सुख देते हुए नजर आ रहा है। बैठे हैं शुक्र 4 अंश पे वक्री हैं, इस वजह से उनका काफ़ी प्रभाव जन्म कुंडली के छठवें भाव की तरफ से भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। शनिदेव आपकी कुंडली में मघा नक्षत्र में अति विशिष्ट कारक भाव में बैठे हैं परशत्रु की राशि में, और वहाँ पे वो अति विशिष्ट कारक स्थिति में और तात्कालिक मैत्री में मैत्री का भाव रख रहे हैं। इस वजह से शनिदेव की स्थिति व्यक्ति को व्यापारी भी बना सकती है। नमांस चक्र की स्थिति में मंगल और गुरु का संबंध, द्वितीय भाव में नीच के शनि, विवाह को चलाने में मशक्कत करनी पड़ती है और व्यक्ति ढूल मूल सा रहता है। हालांकि यहाँ पे जो शुक्र बैठे हैं ये बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं। बुध यहाँ जो और चंद्रमा बैठे हैं, गुरु का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, नौमांसा चक्र अच्छा बना हुआ है, लेकिन वही शनि मंगल के कारण गड़बड़ी हो रही है। यहाँ पे चंद्रमा इस भाव के अधिपति बुध बहुत अच्छी स्थिति में, गुरु लग्नेश होकर के लग्न को, भाग्य और लग्न का संबंध, ये बहुत ही उत्तम बात होती है। कुछ कुंडलियाँ ऐसी होती हैं जिसको बहुत ज़्यादा डिफाइन करना पड़ता है और कुछ कुंडलियाँ ऐसी होती हैं जिसको डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ संकेत मात्र देने की आवश्यकता होती है। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 2 रहेगा। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है दक्षिण और पूर्व की तरफ। विवाह करने के लिए सिंह राशि सिंह लग्न, कर्क राशि कर्क लग्न, मकर राशि मकर लग्न, कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातिकाओं से विवाह किया जा सकता है। एजुकेशन में व्यक्ति पढ़ाने के क्षेत्र में बिल्कुल पढ़ाई कर सकता है। मैनेजमेंट वगैरह का काम भी इनकी कुंडली में बहुत बढ़िया बना है। रेगुलर दिनचर्या का पालन इस कुंडली को बहुत आगे लेके जा सकता है, अन्यथा कमजोरी हो सकती है। इस कुंडली के आधार पर अगर बात बन पड़े तो आप गुरु का रत्न भी पहन सकते हैं या सफ़ेद पुखराज भी पहन सकते हैं हमेशा के लिए। इसके आधार पर अगर बात कर दूं तो पटोल मूल की जड़ या कुशा की जड़ भी अपने गले में धारण किया जा सकता है अभिमंत्रित करके। वार के हिसाब से शुक्रवार और गुरुवार के साथ साथ शनिवार, ये 3 वार बहुत अच्छे रहेंगे। शनिवार भी रहेगा और शुक्रवार और गुरुवार भी अच्छे रहेंगे। नक्षत्र के आधार पर अगर बात करें तो पुष्य नक्षत्र में दान करना चाहिए। अनुराधा और उसके बाद उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी और हस्त, ये सब नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी, ये सब नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। किसी भी ग्रह की दशा में अगर बात करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करना हो, आप गुरु की दशा में, शुक्र शनि की दशा में कोई भी कार्य कर सकते हैं, जबकि आपको सावधान रहना होगा बुध चंद्रमा और सूर्य के साथ साथ मंगल की दशा में आपको सावधान होना होगा। ये कुंभ लग्न की कुंडली है जहां 12वें भाव के अधिपति होकर के शनिदेव सप्तम भाव में बैठ करके राहु और केतु के साथ मंगल से दृष्ट होने के कारण कभी कभी मारक भी हो जाते हैं। इस वजह से इस कुंडली में शुक्र शनि राहु और केतु के साथ मंगल, ये 4 ग्रह मारक बन जाते हैं। सप्तम भाव में बैठे होने से इस कुंडली के लिए शुक्र देव भी मारक हो जाएंगे। इसके साथ साथ राहु और केतु से अगर इन ग्रहों का संबंध नहीं होता तो ये मारक नहीं बनते। क्लियर है? बच्चा पढ़ने में ठीक है, पढ़ाई में मतभेद भी दिखाई दे रही है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।